नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोइट्री विद धनंजय। आज के वीडियो का ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में एज अटेंडेंट काम करते हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। क्योंकि आज का टॉपिक है कि कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जिनको एक में मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जिनको एक में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि कौन से इंजेक्शन मिलाए जा सकते हैं कौन से नहीं, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का यह वीडियो सीरीज़ है। तो आप मेरे वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन से इंजेक्शंस हैं जो एक सिरिंज में मिलाए जा सकते हैं। विच इंजेक्शन कैन बी मिक्स्ड इन वन सिरिंज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रैनिटिडीन और मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लाइड की इंजेक्शन आती है। रैनिटिडीन जो एसिलाक के नाम से फेमस है और मेटोक्लोप्रामाइड जो पेरिनार्व के नाम से फेमस है। जब व्यक्ति को गैस के साथ साथ नोजिया और वोमिटिंग की समस्या बनी रहती है तो ये दोनों इंजेक्शंस एक में मिला करके एक सिरिंज में भर करके इसको पेशेंट को लगाया जा सकता है। रैनिटिडीन यानी कि एसिलाक और मेटोक्लोप्रामाइड यानी कि पेरिनार्व, इन दोनों को मिक्स करके हम पेशेंट को लगा सकते हैं। दूसरे क्रम में आते हैं कि एविल और डेक्सोना, जो फिनरमाइन मैलिएट और डेक्सामेथासोन, इन दोनों का इंजेक्शन एक सिरिंज में मिक्स करके हम पेशेंट को दे सकते हैं जब कोई सीवियर एलर्जी हुआ हो या इमरजेंसी में इसको हम पेशेंट को देते हैं। तीसरा आता है कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस वगैरह लेने में दिक्कत है, तो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन भी डेरिफाइलिन के नाम से प्रचलित है, उसको और डेक्सोना यानी कि डेक्सामेथासोन एक सिरिंज में आप लोड करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। और चौथा एक ऐसा दो दवाएं हैं, दो इंजेक्शन है जिसको आप एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं, जो काफ़ी प्रचलित है, लेकिन किसी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक में इस बात का जिक्र नहीं है कि इन दोनों को मिलाना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पर लोग इसका प्रयोग करते हैं और रिजल्ट भी मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन का। तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों आप एक दूसरे में मिला करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कौन से इंजेक्शन है जो किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ एक सिरिंज में नहीं प्रयोग किया जा सकता है, नहीं मिक्स किया जा सकता है। विच इंजेक्शंस कैन नॉट बी मिक्स्ड इन वन सिरिंज। तो इस क्रम में सबसे पहला आता है उंडनसेट्रॉन, जो जोफर हुआ, बोमिकाइंड हुआ, इमिसेट हुआ, उंडेम हुआ, काफ़ी प्रचलित ब्रांड हैं उंडनसेट्रॉन के। तो उंडनसेट्रॉन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। और कॉमनली एक मिस्टेक देखा जाता है कि हॉस्पिटल वगैरह इत्यादि में जो लोग काम करते हैं तो उनके पास अक्सर इमरजेंसी के केसेस जाते रहते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उस दौरान उसको पेन किलर भी देना है और आपको टिटस का वैक्सीन भी देना है। तो डाइक्लोफेनक और टिटिवैक का वैक्सीन लोग एक सिरिंज में भर के पेशेंट को लगा देते हैं, जबकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, बट जनरली इसको एक साथ नहीं करना चाहिए, अलग अलग ही प्रयोग करना चाहिए। होता यह है कि डाइक्लोफेनक के प्रभाव की वजह से जो आपका टिटवैक इंजेक्शन है उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। और हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन जो है उसको एक साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उंडनसेट्रॉन हमने समझा। दूसरा क्रम आता है कि फिनेटॉइन इंजेक्शन आता है, उसको भी हम किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करते हैं। और समझ लेते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं कि दो इंजेक्शन यदि हम एक सिरिंज में लोड करते हैं तो कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि दोनों दवाएं आपस में रिएक्ट कर गई हैं। तो हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला सिम्टम्स है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब जो दवाइयों का जो कलर है वो काफ़ी धूमिल हो जाती है, डिस्कलर फॉर्म में वो आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि चेंजेस इन विस्कोसिटी में देखा जाता है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो उसमें परिवर्तन नज़र आता है। मतलब कि जो उसका फॉर्म है वो या तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा या तो फिर काफ़ी
पतला हो जाएगा। और फिर प्रेसिपिटेशन भी इसमें देखा गया है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिल्की सोल्यूशन का ये फॉर्म हो जाता है। जब 2 इंजेक्शन हम एक सिरिंज में लोड करते हैं तो उसका कलर दूधनुमा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों दवाएं आपस में रिएक्ट कर गई हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्ट नहीं है। और उसके बाद देखा जाता है कि बिकम सॉलिड, काफ़ी थक्का बना लेता है, जम जाता है। तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं, जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों इंजेक्शन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कंपेटेबल नहीं है और रिएक्ट कर गई है। अब हम समझ लेते हैं कि कुछ इंजेक्शंस हैं पर्टिकुलर जो एक दूसरे के साथ जनरली मिक्स नहीं किए जाते हैं। जैसे आपका डाइक्लोफेनक और रैनिटिडीन हुआ, इसको एक दूसरे के साथ आप मिक्स नहीं करते हैं। पेंटाप्राजोल और रैनिटिडीन हुआ, एक दूसरे के साथ जनरली मिक्स नहीं किया जाता है। पेंटाप्राजोल हुआ, मिकासिन हुआ, इसको भी मिक्स नहीं किया जाता है। और रैनिटिडीन, ओंडासेट्रॉन, खैर ओंडासेट्रॉन तो किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। तो ये प्रमुख चीजें हो गई। जैसे डाइक्लोफेनक हुआ, ओंडासेट्रॉन हुआ, पेंटाप्राजोल हुआ, रैनिटिडीन हो गया, इन चारों को एक दूसरे के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि रैनिटिडीन का पेंटाप्राजोल के साथ, पेंटाप्राजोल के साथ ओंडासेट्रॉन के साथ, ओंडासेट्रॉन के साथ आपका रैनिटिडीन के साथ, रैनिटिडीन से डाइक्लोफेनक, इन सब दवाइयां आप एक दूसरे से मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसका काफी साइड इफेक्ट देखा गया है। अब हम समझ लेते हैं कि इन दवाइयों का ओंडासेट्रॉन, रैनिटिडीन, पेंटाप्राजोल, डाइक्लोफेनक और किन किन इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टमक पेन के लिए एक काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, आप जानते हो, बस्कोगास्ट इंजेक्शन के नाम से आता है, जो स्टमक पेन में काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो आप इसको इन चारों दवाइयों के साथ आप मिक्स करके एक सिरिंज में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन चारों दवाइयों का प्रयोग आप लैसिक्स इंजेक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं, जिसमें फ्लूसामाइड मिला हुआ होता है। ये आपका डायबिटीज ग्रुप आप क्लास का मेडिसिन है। जनरली इसको बीपी को कंट्रोल करने के लिए, जब बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो बीपी को नॉर्मल लेवल में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ आपके बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है उसको पेशाब के थ्रू बाहर निकालने में लैसिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप ट्रैंक्जेमिक एसिड हुआ, इथमसाइलेट हुआ, तो ब्लड लॉस यदि ज़्यादा हो जाता है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग हम करते हैं। बट उपरोक्त चारों इंजेक्शन के साथ आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखा गया कि इमरजेंसी में कुछ एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, या फिर महिलाओं में जो पीरियड्स वगैरह, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या अन्य कारणों की वजह से जो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, उसमें इथमसाइलेट और ट्रैंक्जेमिक एसिड का यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप उपरोक्त चारों दवाओं का प्रयोग एक इंजेक्शन में, एक सिरिंज में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ट्रामाडोल हुआ, ट्रामाडोल के अलावा आपका एमबीआई इंजेक्शन हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इंजेक्शन हुआ, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन हुआ और कैल्शियम संडोज के नाम से इंजेक्शन आता है। तो ये सब आप आईवी फ्लूइड्स के साथ ही दे सकते हैं। उपरोक्त की जो 3-4 दवाइयों का हमने जिक्र किया कि लैसिक्स हुआ, उसको इंजेक्शन हुआ, ट्रैंक्जेमिक एसिड हुआ, इथमसाइलेट हुआ, इनका प्रयोग आप आईवी फ्लूइड्स और डायरेक्टली आप नस में भी पेशेंट्स को दे सकते हैं। लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हुआ, आपका एमबीआई एम्पूल हुआ, एमबीआई इंजेक्शन हुआ, आपका विटामिन सी का इंजेक्शन हुआ, आपका साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड हुआ, ट्रामाडोल इंजेक्शन हुआ, जो इसका प्रयोग है आप सिर्फ आईवी फ्लूइड्स के साथ ही कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली आप आईवी पेशेंट्स को नस में नहीं दिया जाता है। तो उपरोक्त वीडियो में हमने समझा कि इंजेक्शंस को लेकर के जो काफ़ी भ्रांतियां हैं कि कौन से इंजेक्शन एक दूसरे के साथ मिलाना कंपैटिबल होता है, कौन सा इंजेक्शन दूसरे के साथ मिलाना कंपैटिबल नहीं होता है। तो कंप्लीट हमने प्रयास किया इस वीडियो में आपको बताने का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी दवाइयों की संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।